ये ऐलान बहुत बड़ा है, बहुत अहम है और उन छात्रों के लिए जो रोजगार के लिए अलग अलग तरह के एग्जाम देते हैं, कोई बैंकिंग की तैयारी करता है, कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई रेलवे की तैयारी करता है, अलग अलग कोचिंग में अपनी ऊर्जा खपाते हैं, उन युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी खबर है जो किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा। अब इस एजेंसी के जरिए ही भर्ती की जाएगी। वैसे तो प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 20 एजेंसी हैं जिनके जरिए भर्ती की जाती है, लेकिन ये 3 जो बड़ी एजेंसी हैं, इन्हें मिलाकर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल इंटरवेंशन से संभव हो पाया है। इतने अरसे से इसकी मांग चली आ रही थी। सवाल तो ये कि अभी तक इसकी चिंता क्यों नहीं की गई, क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो युवाओं की चिंता करती है, समाज की चिंता करती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस संक्षेप में इस रिफॉर्म के माध्यम से ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन, ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट एंड देयर बाई ईज ऑफ लिविंग आएगा, विशेषकर युवाओं के लिए। और वो ऐसे वर्ग के युवा जो किसी न किसी तरह से किसी न किसी असुविधा के मारे बहुत सारे इम्तहानों में अपीयर नहीं हो पाते थे। हमारे यहाँ लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। समय समय पर जगह जगह अलग अलग सेंटर्स में इम्तहान हो रहे हैं। पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, बोथ कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर रवि शरण जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर रवि शरण दीक्षित, शिक्षाविद हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमित सिंह जी हमारे साथ हैं, आप करियर काउंसलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमित सिंह जी आपका भी। सबसे पहले रवि शरण जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि इस तरह का एक बड़ा निर्णय केंद्र की सरकार करने जा रही है या करना चाहिए? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है एनआरए के गठन के बाद? धन्यवाद। एनआरए का गठन आज के परिवेश में और आवश्यकताओं को देखते हुए पूरे विश्व के संदर्भ में भारत का युवा शक्ति अपनी विश्व में पहचान बना रहा है और उसी को आगे और उस शक्ति को बेहतर करने के लिए सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। कुछ जो बिंदु मैं देख रहा हूं, इसकी पहुंच इस एजेंसी के थ्रू एक परीक्षाओं में तो सरलता युवाओं के सामने आएगी ही, क्योंकि इतनी सारी एजेंसीज एक साथ काम कर रही थी और उसमें एक तारीखों को लेकर युवा परेशान रहता था। एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, एक यूनिफॉर्मिटी जैसी चीज हमारे सामने होगी और महिलाएं और युवा, ग्रामीण युवा विशेषकर, उस तक सरकार का पहुंचने का प्रयास है। तो निश्चित रूप से यह कदम सराहनीय भी है और युवाओं की शक्ति का सही तरह से प्रयोग कर पाने में हम लोग सफल होंगे, ऐसी सरकार से अपेक्षा भी रखते हैं। हाँ, एक बिंदु इसमें मैं जरूर अपेक्षा रखूंगा, सरकार चूंकि इसको पूरे बड़े स्तर पर लागू होने जा रहा है, कि यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से हो, जिससे युवा को यह निश्चित रूप से पता हो कि उनका परीक्षा कब है और उनका परिणाम कब होगा, और उसके बाद उनका भविष्य में समय को भी हम चैनलाइज कर लें। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, शिक्षक के रूप में मैं इसको देखता हूं। बिल्कुल। अमित सिंह जी, आप किस तरह से इसको देखते हैं? आपको, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज किसी बच्चे ने एसएससी का एग्जाम दिया, वो दूसरा एग्जाम रेलवे का देने के लिए चला जाता है, तीसरा बैंक के लिए चला जाता है। उसकी कोशिश ये होती है कि मैं तैयारी तो कर ही रहा हूं, अगर कहीं भी सिलेक्ट होता हूं तो नौकरी मिल जाएगी, फिर बाद में जो चॉइस मेरी है, जो इच्छा है, उसके अनुरूप मैं दूसरा टेस्ट दे लूंगा, लेकिन पहली प्राथमिक नौकरी एक तो मिल जाए। अब जब एनआरए एक होगा तो कितनी मदद उन स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग तरह से अभी तैयारियों में जुटे हुए हैं? जी, एनआरए का एक्चुअली प्रपोजल हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट स्पीच में दे दिया था 1 फरवरी को, जो उन्होंने प्रपोजल दिया था। और अभी इंफॉर्मेशन आई है कि ये गठन होगा, तो एक बहुत सराहनीय कदम है। और बहुत सारे इसमें हैं एस्पेक्ट्स हैं जिनको इसमें सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं लाभ होगा, बल्कि गवर्नमेंट जितनी मशीनरी है, क्योंकि जितने भी कॉस्ट हैं, कन्वीनियंट हैं, बहुत सारे एजेंसी हैं जो रिक्रूटमेंट लेती हैं, अलग अलग माध्यम से अलग अलग परीक्षाएं लेती हैं। तो करीब करीब 2.5 करोड़ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस अलग अलग माध्यम से एग्जाम दे रहे हैं, कोई न कोई। ये सारे नॉन गजेटेड ऑफिसर वाले पोस्ट हैं।
लेकिन 2.5 करोड़ इतने एस्पिरेंट्स हैं जो दे रहे हैं एग्जाम्स को, तो उन सारे 2.5 करोड़ से 3 करोड़ जितने एस्पिरेंट्स हैं सारे को बेनिफिट होगा, क्योंकि वो तैयारी तो कर ही रहे हैं। और जितने भी एसएससी हो, बैंकिंग वाले एग्जाम्स हो, उसकी तैयारी वो एक ही माध्यम से करते हैं, तो विद्यार्थियों को डेफिनेटली लाभ होगा। उनके जो भी स्कोर्स आते हैं उस स्कोर को वो दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। और या मुझे जहाँ तक मुझे पता चला है, 2 से 3 साल तक ये स्कोर वैलिड भी रहेगा। 3 साल, जहाँ पे ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो आप मान लो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अगर मान लो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर का कुछ निकला है, पोजीशंस निकला है, तो वो शेयर कर सकती हैं और अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट भी कर सकती हैं जितने भी हैं कैंडिडेट्स। तो एक सराहनीय कदम है, काफी कॉस्ट कम होगा गवर्नमेंट के हिसाब से, और विद्यार्थियों को सिर्फ एक एग्जाम के लिए इस वजह से एग्जाम की तैयारी करना है कि उन्हें कौन कौन सा अपना सेलेक्ट करना है, कौन कौन से एग्जामिनेशन है जिसके लिए वो तैयारी करें, तो वो फोकस्ड भी रहेंगे। 10 जगह की बजाय एक जगह एग्जाम करेंगे और उनके जो भी स्कोर होंगे उस स्कोर से वो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो सही मार्क्स भी ला सकते हैं। और ये हमारा ये आप ओवरऑल देखोगे, हमारा जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, जो सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम देख रहे हो, जहाँ पे स्किलिंग इंडिया पे बात चल रही है, जहाँ पे जितना कॉस्ट उसको कम करने की बात चल रही है, तो इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के थ्रू ही एक एक्सटेंशन है ये, जो भी ये पॉलिसी जो बनी है, ये गठन जो हो रहा है। तो ओवरऑल के फ्रेमवर्क में जो गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है उसमें ही एक नेक्स्ट स्टेप है, और डेफिनेटली इससे काफी फायदा स्टूडेंट को भी मिलेगा और गवर्नमेंट को तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, डॉक्टर रविशरण जी, इसमें मैं आपका ये बात भी चाहता हूं, क्योंकि हम देखते हैं स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की कोचिंग्स पे उलझे रहते हैं। कभी एक कोचिंग जा रहे हैं, दूसरे से वापस आ रहे हैं। अभी कोरोना में तो बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं। मैं ये जरूर आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है एनआरए में विशेष रूप से कि अब तक चाहे वो एसएससी की बात करें हम, चाहे हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें या आरआरबी की बात करें, जो लेवल है वो लगभग एक जैसा है। हाँ, करिकुलम थोड़ा सा अलग अलग हर टेस्ट का होता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि एक एग्जाम हो जाएगा तो फोकस्ड होकर बच्चे को तैयारी के लिए भी मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस पद्धति का जो विशेषता जो मुझे अभी प्राइमा फेसिया जो देख रहा हूं, पहले तो विद्यार्थियों में एक भटकाव सी स्थिति रहती थी कि हम इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यह पेपर इससे क्लैश कर रहा है, इसमें कुछ तो एक यूनिफॉर्मिटी, और एक युवा वर्ग जो लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग इससे सीधे प्रभावित होने जा रहे हैं, युवा शक्ति, तो उसको एक मानसिक रूप से एक दिशा मिल जाएगी कि वो इस तरह के प्रश्न पत्र की तैयारी करे, और निश्चित रूप से इससे कंपटीशन का स्तर, चाहे कंप्यूटर की योग्यता को लेकर हो, कंपटीशन का स्तर भी बेहतर जी होगा, और वो एक विश्वास भी रहेगा कि हमें इस पेपर को अगर मैंने क्लियर कर लिया तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, कहीं हमारे पास कुछ हाथ में होगा। क्योंकि ये एक बड़ा प्रश्न आज के समय में आ रहा है कि युवाओं के पास समयबद्ध प्रक्रिया ना होने के कारण, और एक जी यूनिफॉर्म की ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं। अमित सिंह जी, एक चीज और, खास तौर से वो स्टूडेंट्स जो गांव में रहते हैं, जिन्हें किसी भी एग्जाम को देने के लिए एक हायर सेंटर की तरफ रुख करना पड़ता है, उनके लिए ये कितना मददगार होगा? क्योंकि वो पहले हर एग्जाम के लिए एक फॉर्म खरीदते हैं, उसमें भी दिक्कत लोगों को आती है। फिर उन बच्चों को ट्रैवल करना पड़ता है, दूसरे शहर में एग्जाम देने के लिए जाना है। कई बार डेट्स क्लैश कर जाती हैं कि देखिए रेलवे और एसएससी, अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है, डेट्स क्लैश कर गई बैंकिंग के एग्जाम में। ये उनके लिए कितना बेहतर एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि आपके पास एक टेस्ट है, फोकस होकर तैयारी कीजिए, एक पेपर आपको देने के लिए जो फीस तय होगी वो फीस आपको देनी है, और फिर आप एग्जाम दीजिए। 3 साल तक के लिए आपके मार्क्स भी जो है वो वैलिड माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे काफी फायदा होगा। जो भी रूरल सेमी अर्बन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे जहां तक पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा। जितने भी एजेंसीज हैं और उनके थ्रू काफी जो बच्चों का खर्च है, पेरेंट्स का खर्च है, जो नीचे तबके वाले लोग हैं, और काफी ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। आप देखोगे बहुत सारे जॉब्स हैं जिनमें कुछ उनको आइडिया नहीं रहता कि क्या प्रोसेस क्या है, तो ये ऑनलाइन के थ्रू उनको प्रोसेस रहेगा, मेरिट लिस्ट पता रहेगा किस मेरिट पे हैं बच्चे, और जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, वो तो उनके लिए तो है ही एक प्लस पॉइंट है कि अकॉर्डिंगली वो तैयारी भी करेंगे, और प्लस उनकी जो भी है वो फोकस होकर करेंगे कि उनके दूसरे जगह नहीं जाना, एक जगह रह के
जो नीचे वाले भी मतलब नीचे सेमी अर्बन है, रूरल एरिया के बच्चे हैं, वो कहीं जाने के बजाय अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऑनलाइन बच्चों को एक तो हम डिजिटली एक फोकस करें कि आप जो भी पढ़ रहे हो, और एक आप ज़्यादा इस पे फोकस मत करो कि क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। आप अपने पढ़ाई पे तैयारी करो, अपने तैयारी पे फोकस करो, और जिसके लिए तैयारी कर रहे हो उस पर बिल्कुल डट के तैयारी करो, ताकि जो भी आपका रिजल्ट हो बेहतर हो। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। इसकी जरूरत कब से महसूस किया आपने? निर्मला सीतारमण का जिक्र किया, उन्होंने एक तरह से एक झलक दिखाई थी और कहा था कि इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। ये सिंह साहब, आपको लग रहा है कि ये लंबे वक्त से जरूरत थी कि कुछ ऐसा हो जिसमें जो उलझने हैं छात्रों की वो धीरे धीरे घटें? बिल्कुल, आप देखोगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स कितने सारे जोन में बटा हुआ है, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कितने जोन में बटा हो, जो एग्जाम्स लेते हैं, और काफी लंबा प्रक्रिया होता है उनका कॉस्ट ऑफ एक्चुअली कंडक्टिंग एनी एग्जाम्स काफी लंबा होता है, और स्टूडेंट्स को भी काफी प्रॉब्लम आती है उसमें। तो एक तो ये था ही, एक तो ये लाना ही था गवर्नमेंट को, ये मतलब ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रिक्रूटमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए स्टेप लेना ही था। कब लेंगे ये डिसीजन उनके हिसाब से अभी सही समय है, तो उन्होंने सही समय पे डिसीजन लिया है। लेकिन इसके वजह से काफी हमारा चेंजेस होगा इन टर्म्स ऑफ जो रिजल्ट्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, वो भी आप देखोगे काफी इंप्रूव हुआ है जो बच्चों का। आप तो एक साइड से देखोगे जो मजिस्ट्री पे जो प्रेशर था, गवर्नमेंट को सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो उनके लिए जो भी प्रेशर होगा डेफिनेटली कम होगा, कॉस्ट जो भी होगा कम होगा, कन्वीनियंस दोनों साइड से होगा। जो रिक्रूटमेंट लिए एजेंसी है उनके पे भी जो भी प्रेशर है वो भी कम होगा, स्टूडेंट्स पे भी कम होगा। तो ओवरऑल ये फ्रेमवर्क में कहीं ना कभी आना ही था, लेकिन उन्होंने सही समय पे सही डिसीजन लिया है, और ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप्स है। अगर हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए रिक्रूटमेंट में, लिस्ट में, और अच्छे बच्चों को अच्छे टैलेंट मारना है, तो बिल्कुल अच्छा कदम है। ठीक, डॉक्टर रविशरण दीक्षित जी, ये जरूर मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी शुरुआत में छात्रों को कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि तैयारी जाहिर है कि वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे, और एक टेस्ट का एक तरह का पैटर्न भी होता है कि कैसे रेलवे के टेस्ट आते हैं, कैसे बैंकिंग के टेस्ट आते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर एसएससी में पूछे जाते हैं। तो उस तरह से एक तरह आदत हो गई है बच्चों को भी, चाहे वो कोचिंग्स के जो एक्सपर्ट्स हों वो समझाते हैं कि आपको अगर एसएससी के लिए करना है तो ऐसे फोकस होकर करना पड़ेगा। तो अभी शुरुआत में दिक्कत आएगी? निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस योग्यता परीक्षा के लिए जो प्रावधान आज पास किए गए हैं सरकार द्वारा, इसमें एक हेल्पलाइन का भी प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ जिससे आप छात्र अपनी समस्याओं को भी उस पर चर्चा कर पाएंगे। और एक और चीज मैं इसमें प्रावधान देख रहा हूं, जहां पर मॉक टेस्ट का भी प्रावधान है। और जो बच्चे हमारे शहरी परिवेश और ग्रामीण परिवेश में थोड़ा सा जो अंतर रहता है, और जिस जगह से थोड़ा सा बच्चा ग्रामीण परिवेश का कहीं ना कहीं हमें पीछे दिखता है, तो उसके लिए भी एक यूनिफॉर्मिटी का अवसर दिख रहा है इस परीक्षा के माध्यम से, क्योंकि उसके लिए मॉक टेस्ट जैसे भी प्रावधान हमें इस नीति में दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बात को मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यूनिफॉर्मिटी को लेकर सरकार द्वारा विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि योग्यता और क्षमता सभी क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण हो या शहरी। बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, थोड़ी सी उनको दिशा देने की आवश्यकता होती है। और हेल्पलाइन या मॉक टेस्ट के माध्यम से सरकार इस बारे में जरूर गंभीर है कि उनको मौका मिलेगा, और साथ साथ महिलाओं को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी समस्याओं को भी हेल्पलाइन के माध्यम से सुलझा पाए, और टेस्ट जो मॉक टेस्ट हैं उनसे भी वो जुड़कर अपनी समस्याओं को या अपने विषय की और बेहतर जानकारी को आगे बढ़ा पाए। तो ये एक बेहतर माध्यम दिख रहा है मुझे इस प्रावधान में आज के। बिल्कुल, आप ये ठीक बात कर रहे हैं। एक मैं अमित सिंह जी आपसे ये प्रश्न भी थोड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम हो या आरआरबी के एग्जाम हो, जब भर्ती के लिए गुंजाइश होगी तो पता चला कि 40,000 पद हैं या 30,000 पद हैं, उनके लिए आपने टेस्ट हुआ और उसके बाद उस हिसाब से भर्ती होगी। ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे हम देखते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको आईआईटी क्वालिफाई करना चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं हम। ये एग्जाम होते रहेंगे कंटिन्यूअस, और जब एग्जाम होते रहेंगे तो फिर जो भर्तियां आएंगी उनमें आपके मार्क्स के आधार पर आपको, आपकी रैंक के आधार पर आपको वो पद मिलेंगे, इसकी गुंजाइश होगी।
एक वो भी समस्या बच्चों की दूर होगी कि किस जगह कितनी भर्तियां आई हैं, वो उनका टेंशन कम से कम दूर हो जाएगा। आपका टेंशन ये रहेगा कि आपको रैंकिंग कैसे सुधारनी है, कैसे अच्छे नंबर लाने हैं। जी, तो ये तो उनको प्रोविजन दिया गया हो, आप अपने मेरिट लिस्ट में सुधार कर सकते हो। ऐसा मुझे लगता है 1-2 चांसेस उनको और मिल सकते हैं। अगर उनको स्कोर इंप्रूव करना है, मेरिट लिस्ट में ऊपर जाना है, तो उनको 1-2 चांसेस और मिलेंगे। और 3 साल आपने जो बोला था 3 साल तक वैलिड रहेगा, तो उसमें चांसेस तो मिलेंगे। और जो भी उनको मेरिट लिस्ट होगा उसमें आइडिया भी रहेगा कि कैसे फोकस्ड होकर एग्जाम की तैयारी करना है, किस दिशा में तैयारी करना है और कैसे तैयारी करना है। और बहुत सारे होंगे उनके जो भी सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो अभी बच्चों के, तो वो भी सपोर्ट करेंगे कि कैसे कैसे फोकस्ड होकर करना है। तो काफी अच्छा वे में बच्चे लोग तैयारी कर सकते हैं। पहले ये क्लियरिटी नहीं थी बच्चों में, तैयारी बहुत सारी चीजों की करते थे, 12th के पास होके तो ये भी करना है वो भी करना है, तो उसके हिसाब से अब कट डाउन हो गया है। और सरकार को भी अब एक एजेंसी के थ्रू एग्जाम ले रहे हैं, तो उनको भी फोकस्ड होके एक पैटर्न भी डिफरेंट चेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स को उसमें कंडक्ट कराने हैं। तो पैटर्न में हो सकता है कुछ चेंजेस आए एग्जाम्स के पैटर्न में, और वो पता भी चल जाएगा, मॉक टेस्ट होंगे, कुछ आइडिया लगेगा, बच्चों को आइडिया लगेगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे मेजर चेंजेस होंगे इन टर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जाम्स, बट जो भी पैटर्न्स होंगे वो जो उनकी तैयारी है वो कहीं ना कहीं से मिलती जुलती ही होगी। तो उनके हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि आप स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो, और आपके अगर आज का स्कोर आया है तो आपको जो पोजीशन के लिए आपके लिए तैयारी कर रहे हो तो वो पोजीशंस भी आपको मिल सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। रविशरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। दीक्षित जी और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर बीपी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप वाइस चांसलर हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और एनआरए का गठन, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये कितना फायदेमंद छात्रों के लिए है और सरकार के लिए भी है? ये दोनों ही के लिए, बल्कि हम तीनों की ही के लिए कहेंगे। जो रिक्रूटमेंट करने वाले संगठन हैं उनके लिए, जो सरकार के लिए और युवाओं के लिए, युवा युवती दोनों के लिए। खास करके एक युवा या युवती को भिन्न भिन्न परीक्षाएं देनी पड़ती थी। जैसा आपने अभी स्वयं ने बताया कि उसको 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, 20 तरह की परीक्षाएं वर्ष भर में होती है। और यह किसी भी सामान्य एक परिवार के बच्चे या बच्ची के लिए संभव नहीं होता है कि वो अलग अलग, किसी के 10 केंद्र होते हैं देश में, किसी के 20 केंद्र होते हैं, किसी के 100 केंद्र होते हैं। अपने घर से बहुत दूर एग्जामिनेशन सेंटर आ जाता है, और एक वर्ष में कितनी बार परीक्षा देगा, हर एक का शुल्क अलग अलग देना होता है। तो इसलिए उसको लगेगा कि एक बार परीक्षा देने के बाद 3 वर्ष तक उसका वह स्कोर वैलिड रहेगा और उससे मतलब यह सुविधा मिलेगी। और खास करके यह भी इसमें सुविधा दी गई है कि वह अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए जितनी चाहे उतनी बार परीक्षा दे सकता है। तो छात्र का एक बार में अगर निष्पादन ठीक नहीं हुआ तो वह दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे अपना इम्प्रूवमेंट भी कर सकेगा। उस दृष्टि से ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन कही जा सकती है। और खास करके स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। कई बार परीक्षाएं जो करने वाली एजेंसी उतना मानक का ध्यान नहीं रखती थी, जिसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं और वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट कहते हैं, वह नहीं रह पाता था। तो कई बार बहुत लो लेवल का पेपर हो रहा था, हाई लेवल की परीक्षा। ये बिल्कुल एक प्रमाणिक परीक्षा होगी और जिसमें पूरे देश भर के सारे छात्रों का समान आधार पर मूल्यांकन हो सकेगा। प्रोफेसर बीपी शर्मा जी, लेकिन एक चीज जो आप कह रहे हैं दोनों तीनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, वो एक जो ये कहिए एसएससी के ऊपर या आरआरबी के ऊपर या आईबीपीएस के ऊपर या 20 एजेंसीज और हैं, धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि उनको भी मर्ज किया जाएगा। ये मैं आपसे जानना चाहूं, उनके ऊपर भी तो लोड रहता है कि हर बार एग्जाम पेपर बनाना है, हर बार पूरे मानकों को अपनाते हुए चयन की प्रक्रिया को करना है। एक टेस्ट अगर हो जाएगा तो वहां भी बोझ घटेगा सरकार के ऊपर, जो खर्चा सरकार को वहन करना पड़ता है। आजकल तो ऐसा है कि इसलिए टेक्नोलॉजी होने से एक एजेंसी के द्वारा जो परीक्षाएं की जाएगी उसमें कई तरह की इकोनॉमीज होगी, और उसके लिए एक टेस्ट पेपर में सभी तरह के रिक्रूटमेंट्स, जैसे प्रकार के रिक्रूटमेंट उससे होंगे। तो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर हर एजेंसी के पास बहुत स्वाभाविक क्वेश्चन पेपर वाले लोग नहीं हुआ करते थे। और हमने देखा कि परीक्षा के बाद में की ग्रीवेंस होती थी, साहब इस प्रश्न का ये उत्तर गलत दिए, इसमें सही उत्तर ही नहीं, इसमें 2 उत्तर सही थे। कई विशेषज्ञ
विभागों में इस प्रकार की विसंगतियां इतनी अधिक होती थी। मुझे लगता है कि ये विसंगति रहित और एक बहुत स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा, जिससे छात्रों एक विश्वसनीयता रहेगी कि भाई ये जो परीक्षा हुई है पूरी तरह से मानक परीक्षा है। ठीक, हमारे साथ अमित सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अमित सिंह जी, एक प्रश्न जरूर मन में है कि जब भी हम किसी विभाग विशेष के लिए परीक्षा लेते हैं तो ये उम्मीद करके चलते हैं कि उससे उसकी विधा में पढ़ाई करने वाला जो छात्र है वो अगर मिल जाए तो वो अच्छा एम्प्लॉय साबित होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में वो मानक कहीं चूक तो नहीं जाएंगे कि रेलवे वाले वो अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सवाल लेते हैं, बैंक वाले वो अलग तरह से क्वेश्चन पेपर को सेट करते थे, और एसएससी में एक अलग पैटर्न आता था एग्जाम का। कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि एलिजिबिलिटी तो आपकी टेस्ट हो गई कि आप मानकों पे पूरे हैं कि नहीं हैं, जो एक्सपर्टीज है वो कहीं पीछे तो नहीं छूटेगी? मुझे लगता है इसके लिए कॉमन क्यूरिकुलम उन्होंने बोला है कि कॉमन क्यूरिकुलम रहेगा, जहाँ पे वो डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन जहाँ अलग अलग जिस विभाग के या जिस के लिए वो परीक्षा लेना चाह रहे हैं तो उस कॉमन क्यूरिकुलम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और उस कॉमन क्यूरिकुलम को बहुत सारे वो अवेलेबल कराएंगे थ्रू मॉक टेस्ट, क्या क्या हो सकता है। तो जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा कि जो ये पैटर्न बन रहा है, जो क्यूरिकुलम बन रहा है, जिसके बेस पे वो एग्जाम ले रहे हैं, तो उसमें सारे जितने भी सारे हैं उस सारे का कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट कैसा होगा वो तो अभी नहीं, उस बात पे क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन उस क्यूरिकुलम में जरूर कुछ ना कुछ इस पॉइंट से होगा कि वो उस कवर कर ले, उस पर्टिकुलर पोजीशंस या जो भी पोजीशंस निकले हैं उसका ओवरऑल एक फ्रेमवर्क में थ्रू आ जाए, जिससे वो उसका जो भी टैलेंट है वो पता चल जाए वो उसके लिए सही है कि नहीं, कैंडिडेट है कि नहीं है। उसको क्यूरिकुलम में मुझे नहीं लगता कुछ हो सकते हैं लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हो या कुछ भी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस हो, उस पर भी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन कॉमन क्यूरिकुलम में चूंकि सारे को कवर करना है तो इसी बेस पे वो एग्जाम ले सकते हैं। और ये पैटर्न भी डिफरेंट होगा कि आप उनके सेंट्रल सर्वर पे वो क्वेश्चंस को सेव कर रहे हैं। ऐसा पहले होता था कि अलग अलग क्वेश्चंस बना रहे हैं, सबके लिए दे रहे हैं, एक ऑलरेडी वो रिपोजिटरी बना रहे हैं सेंट्रल सर्वर पे, और एक एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो भी डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट रैंडम क्वेश्चंस उनके पास आएंगे, जिसके वजह से वो चीटिंग और जो भी अलग अलग चीज होती थी, जो नॉन प्रैक्टिस में इलीगल प्रैक्टिस होती थी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये आप उसको मल्टीपल चांस तो दे ही रहे हो स्टूडेंट को, और जितने भी चांस दे रहे हो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उनको आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल रिपोजिटरी में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो कैंडिडेट कब ट्राई कर रहा है उस क्वेश्चंस को। तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी आनी चाहिए, जिस हिसाब से भी बात चल रही है तो वो जाना चाहिए उसमें, उस क्वेश्चंस बैंक में। ठीक है, प्रोफेसर बीपी शर्मा जी, ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से टियर 1 एग्जाम होगा, यानी कि पहला प्राथमिक जो परीक्षा है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। इसके बाद भी एनआरए के पास या आगे जिस पद पर आपका चयन होना है उसके लिए या तो इंटरव्यू या फिर एक मेंस एग्जाम, इस तरह का कुछ होगा क्या? इसमें ऐसा है कि एक स्पेसी में प्रेस नोट में ही है, स्पेशलाइज्ड टियर 2 एंड टियर 3 एग्जाम्स होंगे। तो ये स्क्रूटनी टेस्ट होगा, उसके बाद में स्पेशलाइज्ड सर्विस के लिए जिस तरह का एप्टीट्यूड चाहिए उसके लिए वैसी टियर 2 और टियर 3 परीक्षाएं होंगी, जिसमें कि वो डोमेन स्पेसिफिक उसका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। ऐसा अभी इस प्रेस नोट में ही दिया हुआ है। यानी कि ये एक तरह से आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी कि आप एंटर करने के लायक हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो दोबारा तैयारी करके आइए, और अगर आपको लगता है कि आपके मेरिट की वजह से या ऊपर जितने आपसे ऊपर छात्र निकल गए तो आपका जो मार्किंग है, आपके जो नंबर हैं वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे। अगर कहीं पर आपके लिए गुंजाइश बनती है तो आपको वो पद मिल सकेगा। इसके बाद लेकिन आपको टियर 2 और टियर 3 एग्जाम स्पेसिफिक पदों के लिए देने पड़ेंगे। ये प्रोफेसर बीपी शर्मा जी हमें समझा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने सवाल किया था कि क्या किसी तरह मानकों में कोई कमजोरी तो नहीं आएगी, आपको नहीं लगता है बीपी शर्मा जी? नहीं, मुझे नहीं लगता मानकों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि जब ऑल इंडिया स्टैंडर्ड तय किया जाएगा तो और उसमें अलग अलग 10th स्टैंडर्ड क्वालिफाई किए हुए लोगों के लिए, 12th वालों के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए बिल्कुल अलग अलग होंगे एग्जाम्स। और ये क्वेश्चन पेपर्स ऐसे होंगे कि दे वुड बी having a common type of testing for all students of all streams।
और इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें मानकीकरण में कोई दिक्कत आई। सामान्यतः जब मल्टीपल एजेंसीज लेती हैं, हम भी जैसे अपने विश्वविद्यालय के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं तो हमें क्वेश्चन पेपर सेट करवाने में बड़ी दिक्कत आती है और हर बार हर जगह क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला कई बार बहुत लो लेवल का, कई बार बहुत हाई लेवल का। इसका चूंकि वो प्री टेस्टिंग होगा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एसेस करने के लिए, और इसलिए उसका एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये मानकीकृत अधिक होगा क्योंकि इसकी प्री टेस्टिंग होकर उसके बाद क्वेश्चन पेपर को किया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए एक क्वेश्चन बैंक भी धीरे धीरे वो रिक्रूटमेंट एजेंसी बना ले, और जिसमें आजकल ऐसा होता है कि आपने मान लो 10,000 क्वेश्चन हैं और आप कोई पर्टिकुलर टेस्ट ले रहे हैं तो वो कंप्यूटर अचानक रैंडमली उसमें से 1000 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन थ्रो कर देता है। तो हो सकता है कि ये बिल्कुल प्री टेस्टेड क्वेश्चंस का ऐसा क्वेश्चन बैंक होगा जी, जो 10th पास आउट के लिए एक प्रकार का, 12th पास आउट के लिए एक प्रकार का। तो मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड वो इस तरह के क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, अमित सिंह जी, लेकिन इसको थोड़ा और सरल भाषा में मैं समझना चाहता हूं। रेलवे में परीक्षाएं होती हैं, समूह का, खा, गा, इनके एग्जाम लिए जा रहे हैं, ग्रुप डी के लिए भर्ती हो रही है। ऐसे बच्चे क्या समझें, क्योंकि कई होते हैं जो डी के लिए ही क्वालिफाई कर सकते हैं किसी तरह से, उनका उतना आईक्यू लेवल बड़ा नहीं होता कि वो ऑफिसर्स की लाइन में जा सकें, तो उनके लिए भी यही सेट हो जाएगा। जो नीचे की मेरिट है इस टेस्ट के बाद, एनआरए के बाद, वो उसके आधार पे समूह का, खा, गा, घा ऐसे डिसाइड होंगे। मुझे लगता है ना ये क्वेश्चंस जो भी है उस डिफिकल्टी लेवल की पे आप, मुझे लगता है आप डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के, तो उसमें अलग अलग टाइप के डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और जैसे जैसे कैंडिडेट का प्रोफाइल होगा, कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सिस्टम से जनरेट करेगा। जैसे अब सर बता रहे थे, सिस्टम जनरेट करके उनको प्रेजेंट करेगा। तो मान लो मैं किसी के लिए, मैं 10th क्लास हूँ, अगर मैं मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, प्री इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं, जो जहां पे मैं एप्लीकेशन करता हूं ऑनलाइन के थ्रू, मुझे लगता है पहले एप्लीकेशन होगा जहां पे उनके सारी डिटेल्स ली जाएंगी बच्चों के, उनके प्रेफरेंस भी लिए जाएंगे। अकॉर्डिंगली हो सकता है सिस्टम पता चल जाए कि उसकी पैरामीटर क्या है, और अकॉर्डिंगली वही क्वेश्चन उनको जाए जो उनको सूट करता है, जो उसके आंसर्स कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन उनके लिए ही होगा क्वेश्चन जो बेसिकली सर्वर से जो रिपोजिटरी बना चुके हैं क्वेश्चन बैंक, वहीं से उठ के आएगा और वो आंसर कर सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा ही होगा पैटर्न। ठीक, बीपी शर्मा जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बच्चे तो यही समझते हैं कि मुझे जिस लेवल का एग्जाम देना है, क्या वो एनआरए के अंदर आ जाएगा, या फिर अलग ऐसा है कि मान लो 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में मान लो 20 बहुत टफ होंगे, 20 उससे इजी होंगे, तो उससे मेरिट रैंक बनेगी। मान लो सपोज कोई स्टूडेंट वीक है तो उसका मेरिट में लोअर रैंक होगा, तो फिर उसको डी लेवल, ई लेवल, तो यानी कि उसका अपना जो सारे क्वेश्चन उसमें जितने होंगे उसके बेसिस पे उसका रैंक तय हो जाएगा। हो सकता है कोई 10% स्कोर कर रहा है, कोई उसमें से 80% स्कोर कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली वैसी सर्विसेज में जब वो अप्लाई करेंगे तो उस सर्विस के लिए वैसा रैंकिंग हो जाएगा। कि मान लो बैंक में उसने अप्लाई किया और बैंक में एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है तो हायर रैंक वालों को मिलेगा, और सपोज मान लो रेलवे में कोई लो कैडर का जॉब है और उसके लिए लोअर रैंक वाले ही जाएंगे, हो सकता है अपर रैंक वाले नहीं जाए। और कहीं ऐसा भी हो सकता है किसी फाइनेंशियल नीड है और वो 100% वाला बच्चा भी जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसका एग्जाम के रैंक के आधार पर जिस सर्विस के लिए जितने बच्चे अप्लाई करेंगे वो अपना मेरिट से ऊपर ले लेंगे, उसके हिसाब से वो मेरिट सेट हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मैं आ रहा हूं डॉक्टर, मैं प्रोफेसर साहब आपके पास लौट के आ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि करोड़ों नौजवानों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए कई परीक्षाएं खत्म होंगी और कीमती समय के साथ संसाधन भी बचेंगे। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डिसीजन के बाद कह रहे हैं। कैबिनेट ने ही ये निर्णय लिया है, कैबिनेट ने ही इसके गठन को मंजूरी दी है, और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि ये एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए कई परीक्षाएं खत्म होंगी, कीमती समय के साथ संसाधन भी बचेंगे, इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रोफेसर साहब, ये प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, जो आखिरी लाइन है, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं सरकारी नौकरियों में वो इसी को लेकर पूछे जाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है, पारदर्शिता कितनी है, कहीं पैसे तो नहीं चल रहे हैं।
इस एग्जाम से आपको लगता है कि वो सारे सवाल जो पूछे जाते हैं कि भाई कितने लाख दे के आप सिलेक्ट हुए हैं, ये बंद हो जाएंगे? बिल्कुल, चूंकि जो टेस्ट स्कोर होगा वो उन क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा और उसकी की पब्लिश कर दी जाएगी। मान लो जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने टेस्ट लिया वो की पब्लिश कर देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको कार्बन प्रिंट जैसा पीईटी वगैरह सभी में होता है, तो स्टूडेंट को अपना मतलब टेस्ट स्कोर खुद भी इवेल्युएट करने की अपॉर्चुनिटी, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है आजकल जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसमें वो उसको प्रिंट आउट चाहे तो वो ले सकता है, या उसको सेव कर लेगा, उसने क्या आंसर दिए, किसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी है, उसका सी है, उसके बाद में उसकी की पब्लिश हो जाएगी तो अपना टैली कर सकेगा, इसलिए इसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी। बिल्कुल पूरी पारदर्शिता। अमित जी, यही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि कहीं रेलवे वाले पैसा खा रहे हैं, कहीं एसएससी, हालांकि अब तो धीरे धीरे चीजें घटती जा रही हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये सवाल बहुत पूछे जाते थे। ये जो पारदर्शिता की बात प्रधानमंत्री भी अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि पारदर्शिता भी रहेगी और सबके संसाधन बचेंगे, बच्चों के भी, अभिभावकों के एक तरह से संसाधन और सरकारी संसाधन भी। जी हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे, आप जब ऑनलाइन एग्जाम देंगे बच्चे और उसी समय स्कोर भी आ जाएगा, तो उनको तुरंत पता चल जाएगा उनके एफर्ट्स के कितने आए, मार्क्स कितने आए, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, प्रोसेस काफी स्मूथ भी और ट्रांसपेरेंट है। तो उनको ये भी पता चल जाएगा कौन सा आंसर गलत है, क्या गलत है, वो आइडिया भी लग जाएगा। उनके आंसर्स, मुझे लगता है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो शायद आंसर शीट तुरंत वो पब्लिश कर दे, उनको वो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और ये खासकर उनको फायदा होगा जो रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया, जो नीचे तबके वाले हैं, उनको आइडिया रहेगा, तो उनको आगे आने में ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि उनको पता रहेगा कि वो भी है, उन्होंने स्कोर किया, वो मेरिट में है, वो एलिजिबल है उस चीज पोजीशंस के लिए। तो काफी बच्चे आएंगे रूरल, आप देखना रूरल एरिया, सेमी अर्बन जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादातर पीछे रह जाते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से, वो भी आएंगे, मेन स्ट्रीम के पार्ट बनेंगे और काफी इसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे पोजीशंस पे आके वो। बिल्कुल, ये ठीक बात कर प्रोफेसर साहब। इसके साथ साथ जो संसाधनों पे मैंने एक फोकस किया, क्योंकि प्रधानमंत्री उस पर भी ट्वीट कर रहे हैं, संसाधन भी बचेंगे। संसाधन दोनों जगह बचाने जरूरी हैं। अभिभावकों का संसाधन भी बचना चाहिए ताकि वो भी और अच्छी तैयारी के लिए सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकें, और दूसरा सरकारी संसाधन भी बचने चाहिए क्योंकि इसमें भी हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है। और 20 पैरेलल एजेंसीज अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, हर एक एजेंसी लगभग उतना ही एक्सपेंडिचर हो जाता है। यहाँ एक एजेंसी एग्जाम कराएगी तो वो पैसा बचेगा, और मैं इसको इको फ्रेंडली भी मानता हूँ। तो मान लो मुझे ट्रैवल करने के लिए कभी कोयम्बटूर एग्जाम देने जाना है, कभी मुझे चेन्नई जाना है, कभी मुझे, और साल में 10 बार मैं जाता हूँ, तो मैं कोई न कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट काम लूंगा, उससे एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और ये सारा भी होगा। इससे मतलब जो हमारे परिवहन के संसाधनों पर भी लोड बढ़ता है और क्राउडिंग होती है। तो दोनों ही प्रकार से आर्थिक संसाधन बचेंगे, पेरेंट्स के, जो बच्चे को 10 जगह परीक्षा देने जाना है तो उसको एक परीक्षा में 2000 रुपया खर्च होता है, तो उसका 20,000 रुपया साल का बचेगा, केवल 2000 एक बार के खर्च में ही वो निपट जाएगा। और इतनी सारी टेस्टिंग एजेंसीज में इतना स्टाफ रखना, तो वह भी एक सेविंग्स होगी। और तीसरा, इसको मैं इको फ्रेंडली इस दृष्टि से मानता हूं कि बच्चे की ट्रैवलिंग नीड्स इतनी कम हो जाएगी कि हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ओवर क्राउडिंग भी कम होगा और पॉल्यूशन भी कम फैलेगा। बिल्कुल, लेकिन आप जो फ्रेंडली की बात कर रहे हैं अमित जी, एक फ्रेंडली एक तरह से बच्चे एग्जाम से भी हो सकेंगे, क्योंकि अभी कई तरह के एग्जाम देने पड़ते हैं और कई तरह की तैयारियां होती हैं। जब बच्चे आपस में तैयारी करते हुए मिलते हैं तो आप तो बेहतर इसको जानते होंगे कि बातें किस तरह की होती हैं, कि तुम्हारी रेलवे की तैयारी कैसी है, मेरी बैंकिंग की तैयारी कैसी है। अब तैयारी भी एक तरह से हो जाएगी तो सहयोग एक दूसरे का भी ले सकेंगे। अब जो भी कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों में, उनके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में या कोचिंग में, जहां भी तैयारी करें, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उनकी सर्कल में जो भी होंगे वो सर्कल में उसी टाइप के बात करेंगे जो रेलेवेंट है, जो उनके एस्पिरेशन को मीट करते हैं, और उसी में वो काफी जो पॉजिटिव चीज आएंगी, बातें आएंगी जो उनको फायदा हो सकता है। क्योंकि सारे लोग फोकस्ड होंगे कि मुझे ये क्लियर करना है, उनकी पैटर्न भी सेम है, क्यूरिकुलम भी सेम है, और क्या क्या नई चीजें हम लोग क्या एक्स्ट्रा करें जिससे हमारा स्कोर इंप्रूव हो। तो अब फोकस ये होगा कि हमें स्कोर कैसे इंप्रूव करना, क्योंकि उनको मल्टीपल चांस दिया जा रहा है बच्चों को। अब आइडिया ये होगा कि हम एक नए, अगर मान लो मैं मेरिट रैंक में लो भी हूं तो मैं ऊपर तक कैसे जाऊं, कौन कौन सा स्ट्रैटेजी है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट में वो स्कोर ऊपर लाके मैं उस चीज पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए फिट हो सकता हूं। तब इस पे ज्यादा फोकस होंगे बच्चे और काफी डेडिकेटेड होंगे कि मुझे ऊपर जाना है। तो अब अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड हो रही है क्योंकि उनको चांस काफी दिया जाएगा, तो उनसे बच्चे हमेशा एस्पायर रहेंगे कि कैसे उनको इंप्रूव करना, क्या नई चीजें कर सकें,
कौन सी उनकी डिफरेंट प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, काफी छोटी छोटी क्रिटिकल चीजें होंगी जिन पर फोकस्ड होंगे और तैयारी काफी स्ट्रैटेजी वाइज वो कर सकेंगे। इससे उनका रिजल्ट भी इंप्रूव होगा और उनका जो भी ऑब्जेक्टिव वो डेफिनेटली फुलफिल करेंगे वो। बिल्कुल, ये बात ठीक कह रहे हैं। अगर प्रोफेसर साहब एक लेमैन की अंदाज में ये फैसला जो केंद्रीय कैबिनेट ने लिया है, ये अगर बच्चों को बताना हो कि अब से क्या, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बहुत हलचल होती है कि जब एसएससी गया, आरआरबी गया तो अब क्या करेंगे, कैसे काम होगा। अगर एक लेमैन की भाषा में आपसे मैं कहूं कि आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो बच्चे जो तैयारियां कर रहे हैं या उनके अभिभावक जो हमें देख रहे हैं, उनको आप ये अगर समझा सकें कि क्या बदलाव अब हुआ है और किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा और छात्रों के हितों में किया गया एक फैसला है। ऐसा है कि उस बच्चे को एक ही प्रकार का टेस्ट देना है और एक बार अगर उसका स्कोर पुअर आया तो वो दोबारा उसी टेस्ट को देगा तो वो फैमिलियर होगा। तो जो एक फियर साइकोसिस होता है कि वो देखता है बैंक का एग्जाम अलग तरह का था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यहाँ पर उसी टेस्टिंग एजेंसी का उसी पैटर्न पे इंप्रूवमेंट के लिए उसको 2 बार देना है, 3 बार देना है तो वह दे सकेगा। और ग्रामीण युवाओं के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सरकार ने इसमें घोषणा की मॉक टेस्ट भी वो आयोजित करेंगे। तो पहले वो छात्र मॉक टेस्ट देके और अपनी तैयारी कर लेगा और वह उसका मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा। मॉक टेस्ट के बाद जब वो रियल टेस्ट देगा तो एक प्रकार से उसका आत्मविश्वास का स्तर बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, मॉक टेस्ट का एक तरह से, जिस तरह से मॉक ड्रिल होती है कि आप इस टेस्ट के बाद फेल या पास नहीं होने वाले, आपकी रैंकिंग तय होने वाली नहीं है, सिर्फ आप चेक कर लीजिए कि एग्जाम किस तरह से देना है, उसको मॉक टेस्ट कहते हैं और वो बच्चे वैसा टेस्ट भी दे सकेंगे। लेकिन अभी तक शुल्क निर्धारित हुए नहीं हैं, ये हम क्या मानकर चले अमित जी, क्योंकि बच्चों के सामने ये भी एक दिक्कत रहती है, कई तरह के जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उससे बच्चे आते हैं, उनके सामने हमेशा ये दिक्कत रहती है कि 3-4 एग्जाम की 3-4 फीस देनी है। माता पिता भी कई बार गरीब होते हैं तो झल्ला जाते हैं बच्चे से। अब ये समस्या भी कहीं दूर होने वाली है और एक औसत शुल्क होगा, ऐसा मानकर चलें। हाँ, कुछ शुल्क तो होगा डेफिनेटली। और अभी मुझे लगता है ये प्रोविजन साल में एक बार ही आप एग्जाम दे सकते हो। मुझे लग रहा है ये अभी सरकार ने यही निर्णय लिया होगा कि आप साल में एक बार ले सकते हो और हो सकता है इसको नंबर्स बढ़ाया जाए, अटेम्प्ट्स बढ़ाए जाए। लेकिन हो सकता है आप चूंकि साल में एक बार ही अटेम्प्ट दोगे तो एक ही बार एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करोगे। आप जो भी आपका फीस लगेगा एक एग्जाम के लिए लग रहा है, जो दूसरे के मुकाबले आप 10 एग्जाम दे रहे थे उसके मुकाबले काफी कम होगा। तो वहां पे उनको काफी राहत मिलेगी, बच्चों को, उनके पेरेंट को। और वो स्ट्रैटेजी वाइज भी, मतलब वो भी जो भी फोकस होकर तैयारी कर सकते हैं। अगर उनके रैंकिंग कम भी हैं तो किसी न किसी कोई ना कोई पोजीशन के लिए कहीं ना कहीं वो मेरिट में आ जाते हैं, तो वो हो सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं या उनको जो भी करना है तो दूसरे साल की तैयारी भी कर सकते हैं। तो उनका शुल्क तो कम ही होगा, आप कंपैरिजन करोगे पहले के मुकाबले में, और उनके लिए अकॉर्डिंगली वो तैयारी भी कर सकते हैं और जो भी अपना प्लान करना वो प्लान कर सकते हैं। ठीक, प्रोफेसर साहब, एक वैसे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस एग्जाम के बाद थोड़ा सा और इसमें शार्पनेस, थोड़ी सी और तेजी देखने को मिलेगी क्या? क्योंकि अभी तक आईआईटी है, इंजीनियरिंग के लिए एक पैटर्न बना हुआ है कि आपको AIEEE या आईआईटी जेईई को क्वालिफाई करना है, आपको नीट क्वालिफाई करना है अगर आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है। तो एक कंपटीशन, एक दिशा, दोनों चीजें, या ये कहिए कि आपका एक लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा कि आपको सरकारी नौकरी में जाना है, तो एक ये रास्ता है, इसके जरिए आपको जाना है। एक तरह से आपकी पॉकेट में जैसे पैसा होता है और आप बाजार में निकलते हैं, जो चाहें जब खरीद लें, आपको जो खाने की चीज खरीदनी खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से आपने एक बार ये टेस्ट दे दिया और इसका टेस्ट स्कोर आपके पास है, और अब जितनी रिक्रूटमेंट एजेंसी, जितने लोगों के द्वारा नौकरियां निकाली जाएगी, हर जगह आप अपने उस स्कोर के साथ जा सकते हैं। और आपको लगा कि आपका स्कोर कम पड़ रहा है तो आप उसको दोबारा भी दे सकते हैं। और जो आपने पिछला प्रश्न था इसकी कॉस्ट, तो आज अभी वर्तमान में जो टेस्ट होते थे उसमें बल्कि कई बार वो एजेंसी उससे पैसा सरप्लस निकाल लेती थी। यहाँ चूंकि सरकार ने 1517 करोड़ का, मतलब उसके लिए आउटले अभी ऑलरेडी निर्धारित कर दिया, जो 3 किस्तों में दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से ये जो है सब्सिडाइज टेस्ट होगा। बाकी अभी तक बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसको, उनके लिए वो एक प्रॉफिट मोटिव से करते थे, कभी एक टेस्ट में इतना बच जाता है। तो मुझे लगता है कि ये छात्रों के लिए बहुत इकोनॉमिकली अफोर्डेबल भी होगा, और इसके साथ ही एक प्रकार से टेस्ट स्कोर, उसका हम जैसे कहते हैं कि डिपॉजिटरी में किसी का शेयर खरीद रखें और वो जो चाहे उनको एनकैश करे, वैसे ही छात्र इस स्कोर को जब चाहे तब जिस नौकरी के लिए चाहे वह उस स्कोर को यूज करे। बिल्कुल, और ये स्कोर आपका 3 साल तक चलेगा।
इसके बाद भी आपको लगता है कि अगर आपका स्कोर ठीक नहीं है तो जैसा प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, आप अगले साल दूसरे एग्जाम में बैठ सकते हैं और इसके बाद आप अपना स्कोर बढ़ा भी सकते हैं अपनी पढ़ाई के आधार पर, अपने दिए गए उत्तरों के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बीपी शर्मा जी, अमित सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने